नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश मिश्रा, आपका अपनी कहानी में फिर से स्वागत है। और आज हमारे बीच में श्रीकांत नारायण जी हैं, जो बहुत फ़ेमस सिंगर हैं। अगर आप रफ़ी जी को नहीं देख पा रहे हैं, तो लेकिन आप उनकी आवाज़ में मोहम्मद रफ़ी साहब को सुन सकते हैं। तो आज अपनी कहानी में श्रीकांत नारायण जी का बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार सबको। नमस्कार। श्रीकांत नारायण जी मुंबई बेस्ड हैं और वर्ल्ड में हर जगह रफ़ी साहब के गाना का प्रचार-प्रसार करते हैं और ये लिम्का बुक में भी इनका नाम दर्ज है, क्योंकि इन्होंने रफ़ी साहब के बारे में का गाना 12 घंटे तक गाया है। सो श्रीकांत साहब, आप भी कुछ बताएँ अपने बारे में, क्योंकि कहानी आपकी है, तो आप ही को ही शुरू करना चाहिए। जी। हाँ जी। सबसे पहले मेरे सुनने वाले जो दर्शक हैं, जो देखने वाले दर्शक हैं, एंड सबको मेरा प्रणाम। एंड बहुत-बहुत शुक्रगुजार हूँ राजेश जी का, जिनने मुझे इस बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। जो अपनी कहानी, यानी मेरी कहानी ऐसी है कि ये एक बोलते हैं ना, एक एक मिक्सचर है कि मैं कुछ बनना चाहता था और कुछ और बन गया, ऐसा था। यानी बचपन से तो शौक तो था गाने का, सुनने का। पढ़ाई वैसे आई वाज एवरेज, यानी पढ़ाई में इतनी मेरी कुछ दिलचस्पी नहीं थी कि मैं उसको पढ़ूं या फिर मैं डॉक्टर बनूं, और या फिर या इंजीनियर, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट। यानी हमारे टाइम, हमारे वक्त पे आप जानते हो राजेश जी कि ये 3 स्ट्रीम थे जो हमारे माँ बाप हमें उसे उनको एक ये था कि या हमारा बेटा सीए बने या डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। और आजकल आप देखते हो कि इट हैज बिकम सो वाइड, एंड एट दैट टाइम इट वाज ओनली देयर वर ओनली 3 स्ट्रीम्स, which you could dream about, राइट। and which I was not at all very keen in becoming. मुझे क्रिकेट का बहुत शौक था, and I wanted to really become a cricketer. बहुत ही बहुत बहुत मैंने मेहनत की। रोज सुबह उठकर 4 बजे मैं अपने घर से, जहाँ पे फैसिलिटी नहीं होती थी, आजकल तो रिक्शा है, टैक्सी मिल जाती है, लेकिन वो हम लोग ऐसे जगह पे रहते थे कि वहाँ पे 10-15 मिनट चल के आपको स्टेशन जाना पड़ता था। पहली गाड़ी मैं पकड़ लेता था, और दादर करके एक एरिया है हमारे मुंबई में, जहाँ पे ये नेट्स हुआ करते थे। और उसको किट लेके, वो भारी 10 किलो का जो किट था, उसको लेके चल के जाना, इतना मेरा पैशन था। बहुत मैंने उसमें मेहनत की, लेकिन उसमें कुछ कुछ मुझे हासिल, या वो जो एक एक ये थी, वो मुझे मैं नहीं हासिल कर पाया। तो उसकी एक कमी मेरी अभी भी जिंदगी में है कि मैं अगर अच्छा कुछ अच्छा क्रिकेटर बन सकता था, यानी आई वुड हैव डेफिनेटली रिप्रेजेंटेड माय स्टेट, नॉट इफ नॉट कंट्री, आई वुड हैव रिप्रेजेंटेड माय महाराष्ट्र स्टेट। तो वो एक मेरी जिंदगी में बहुत बड़ी कमी रह गई। मैं एक्चुअली आई वुड कन्फेस दिस, एंड उसके बाद जो म्यूजिक की जो ये चीज है, ये फ्लुक के तौर पे मेरी जिंदगी में आया। मुझे कभी ऐसे सिंगर बनना नहीं था, ना की म्यूजिक का शौक तो था, यानी म्यूजिक सुनता था, मैं हर तरह के म्यूजिक सुनता था बचपन से। और ऐसे मजाक के तौर पे गाते भी थे हम। कोई अगर बोल दिया चलो भाई स्कूल में भी, चलो श्रीकांत एक गाना सुना दो, तो गा लेता था, लेकिन कभी ऐसा उसको प्रोफेशन बनाऊं, इस तरह का कभी मुझे ये ख्याल नहीं आया। एंड आई नेवर वांटेड टू बिकम अ सिंगर एक्चुअली। जब एंड आप स्कूल में थे, जब ये क्रिकेट मैच, जो क्रिकेट खेलने का शौक था, ये हाँ, किस समय, किस क्लास में थे आप? एजुकेशन किस? मैं आई व्हेन आई वाज 3 years old, I started seeing cricket, I started watching cricket, I started playing cricket when I was 4 years old. मैं मुझे अभी भी याद है कि डैडी बैट और बॉल पहली बार जब लेके आए मुझे, तो कम से कम मैं 3 घंटे खेलता रहा उसके साथ। और डैडी तो थक गए थे बेचारे, वो तो ऑफिस से आके फिर खेलते थे मेरे साथ। तो उस वक्त ऐसा नहीं था कि हम
मैं नीचे जाऊं, या एक एक ग्रुप था जहाँ पे हम क्रिकेट खेले, वो तो थोड़ा when I grew up, then we had a group who used to play cricket, and that was tennis cricket, but I wanted to play serious cricket. तो उस तरह से then I started drifting myself from the local cricket to the nets, and to the season ball, the hard ball cricket, and where I brought my own kit. That is, मेरे खुद के ग्लव्स थे, पैड्स थे, बॉलिंग शूज थे, बैटिंग शूज थे, एंड उसके बाद मैंने जो बैट है वो मैंने अभी भी रखा है एक्चुअली में मेरे। जब हर एक के लाइफ में 10th से लेके क्लास 10th से लेके 12th तक में एक ट्रांजेक्शन फेज होता है ना। या और इस समय एज ए स्टूडेंट, मैं भी स्टूडेंट रहा, अभी स्टूडेंट रहे, है ना। तो इस समय बहुत स्ट्रेस होता है कि क्या करना है, नहीं करना है। और आपके हॉबी कुछ और है ना, और उसमें आप कुछ कर नहीं कर पा रहे हैं, तो किस तरह से एक फैमिली का भी, सोसाइटी का भी एक प्रेशर होता है। जितना माँ बाप का नहीं होता उतना अंकल और पड़ोसी को ज्यादा होता है। तो आप कैसे उसको डील किया, क्योंकि आप स्पोर्ट्स में मतलब देखो क्या, हाँ जी। क्या था ये, जब मैंने क्रिकेट छोड़ दी, क्योंकि जब एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आई मुझ में, तो मुझे जॉब करना पड़ा। आई हैड टू टेक अप अ जॉब एज ए मेडिकल रेप। तो आई वाज वर्किंग एज ए मेडिकल रेप विद सम फ्यू ऑफ द फार्मास्यूटिकल कंपनीज। तो उस वक्त ये म्यूजिक तो चल ही रहा था मेरा, बट नॉट एट अ वेरी हाई नोट। इट वाज जस्ट ग्रेजुअली आई हैड स्टार्टेड। और क्रिकेट तो एकदम बंद था, बिकॉज आई डिडंट हैव एनी फैसिलिटी नियर बाय। तो वो तो बंद ही हो गया था क्रिकेट, तो वो तो बस मैं भूल गया। सिर्फ मैंने अपने जो क्रिकेट बैट, जो प्रैक्टिस बैट मैंने जो ली थी, वो मैंने अभी भी रखी हुई है मेरे पास, एक याददाश्त के तौर पे। और म्यूजिक था, ये क्या था, आई टुक पार्ट इन वन ऑफ द कंपटीशन इन माय कॉलेज। और उसमें कुछ मेरे फ्रेंड्स थे, तो उन्होंने बोला कि यार तुम इतना अच्छा गाती हो, व्हाई डोंट यू पार्टिसिपेट इन दिस कंपटीशन, और आप रफी साहब के गाना, दैट सूट्स योर वॉइस। मैं कुछ बना के नहीं गाता हूँ कभी, ना मैंने कभी जिंदगी में किया है ये चीज, लेकिन इट वॉज वेरी नेचुरल, एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड कि आई कुड सिंग रफी साहब सॉन्ग्स। तो मैंने एक गाना मैंने गाया वहां पे, तो आई वन अ प्राइज ऑन दैट। और वहां से जो मेरा जो एक जिंदगी ने जो मोड़ लिया, वो म्यूजिक की तरफ मैं झुकने लगा। तो देन स्लोली स्लोली आई गॉट इनटू रिकॉर्डिंग्स। फिर कुछ मेरे मराठी गाने, फोक गाने बहुत ही हिट हुए, एंड बहुत ही चले, अभी भी वो चल रहे हैं गाने। एंड आई गॉट अ डबल प्लैटिनम डिस्क फॉर दैट। एंड ये सब दौर, फिर उसके बाद फिर लोग जानने लगे। तो फिर वो मेरी पिछली जिंदगी, तो मेरी पिछली जो जिंदगी थी उसके बारे में किसी को पता नहीं था, सिर्फ मैं जानता था और मेरे फैमिली जानती थी। लेकिन ये जो म्यूजिक था, ये मेरे लिए बहुत ही एक सक्सेसफुल लग रहा था मुझे। तो मैंने अपनी जॉब, मैंने 98 में मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, और पूरा म्यूजिक में आई वेंट इनटू म्यूजिक फुल। बट दैट टाइम देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम द हाउस, बिकॉज बीइंग द एल्डेस्ट सन ऑफ द फैमिली विद अ मॉरल रिस्पांसिबिलिटी। तो लोग, एक मिडिल क्लास फैमिली, और जब डैडी भी रिटायर होने वाले थे, तो एक इनसिक्योरिटी सा महसूस कर रहे थे। वो बोल रहे थे, अरे यार तुम जॉब छोड़ दोगे तो क्या अर्निंग है, म्यूजिक में थोड़ी इतना पैसा मिलता है। they were all sort of, all this, but I used to never confront them. मैं उनको कन्विंस भी करना नहीं चाहता था, क्योंकि क्या है, अगर कुछ भी हो सकता था इसमें, क्योंकि म्यूजिक ऐसी इंडस्ट्री है कि अगर अगर आ जाए तो बहुत से पैसे आ जाते हैं, नहीं आता तो नहीं आता। तो सी आई वाज ऑन इन बिटवीन फेज। सो आई यूज्ड टू डू वर्क, पैसे आते थे, लेकिन जिस तरह से आना चाहिए वो नहीं आता। लेकिन वो ठीक है, वो हम मैनेज करके, उसको ये करके मैं चला रहा था वो। लेकिन उसके बाद जो प्रोग्राम्स बढ़ने लगे, तो मैं अपने शोज करने लगा, तो काफी लोग बाकी अब्रॉड जाने लगा। और उसके बाद फिर इस तरह के कुछ कुछ गाने मैंने डब किए, वो भी हिट हुए। तो ये सब होने के बाद देन उनको एक कॉन्फिडेंस आया मुझ में, हाँ भाई ये म्यूजिकली भी कुछ कर सकता है। सो दैट वाज दी। रफी साहब का कौन सा गाना सबसे ज्यादा आपको मोटिवेट करता है? अगर चाहे तो एक दो लाइन सुना सकते हैं। जरूर जरूर जरूर। वैसे
सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूंगा, रफी साहब एक ऐसी आवाज है, उस मकाम तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और आई एम थैंकफुल टू गॉड कि आई कैन सिंग रफी साहब सॉन्ग्स। और जहाँ पे भी रफी साहब के मैं अभी अपने शोज करता हूँ, और अगर आप जर्मनी बुलाएंगे तो मैं वहीं पे आके करूंगा एक शो रफी साहब का। मेरी एक चाहत है कि मैं आऊँ वहां पे और कुछ ना कुछ करूँ आप लोगों के लिए। जरूर जरूर। और कि कांच के कंकर कभी जौहर नहीं बन सकते, कांच के कंकर कभी जौहर नहीं बन सकते, जिसे जो बनना चाहे बने, मोहम्मद रफी नहीं बन सकते। ये चीज मैं हर वक्त अपने ऑडियंस से कहता हूँ। तो एक वैसे बहुत से गाने हैं जिसने मेरी एक जिंदगी जुड़ी हुई है उनके गानों से। और ये नहीं कि खाली रफी साहब को सुनता हूँ, मैं बाकी सिंगर्स को भी सुनता हूँ, किशोर दा भी सुनता हूँ, मुकेश जी को भी सुनता हूँ। लेकिन ज्यादातर शोज मैंने जो किए हैं रफी साहब के। लेकिन एक गाना मैं बहुत ही मेरा पसंदीदा गाना है जो मैं आपको सबको सुनाना चाहूंगा। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। जहां की रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और एक्चुअली हमारे लाइफ में भी इसी तरह का होता है। हमें लगता है कि रात तो ढल चुकी है, जो बुरा वक्त है वो ढल चुका है, फिर भी अच्छा टाइम नहीं आ रहा है, मतलब उतना जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। तो अगर हम इसको इस तरह से नैरेट करें कि समस्याएं तो आती है, और समस्या लगता है कि चला भी गया है, फिर भी जो है टाइम हमारे लिए फेवरेबल नहीं है, मतलब वो जितना होना चाहिए नहीं है। आई नो। और इस गाने का ये बहुत बड़ा सेंस है, मुझे ऐसा ये लगता भी है। और रफी साहब का और एक गाना है जो आपने जो बोला, यू नो, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। सुख है एक छांव पल में, आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। वाह, बहुत बढ़िया। मतलब आप गा रहा तो मुझे भी गुनगुनाने का मन कर रहा है। बिल्कुल। आप गुनगुनाएंगे तो मैं हम भी सुनेंगे कुछ आपसे। बिल्कुल। नहीं, बहुत अच्छा आपने बताया कि एक जो ट्रांजैक्शन है ना, और सुख दुख का अ, जीवन में जब आप पहले तो स्ट्रगल करते थे लाइफ के लिए कि क्या करना है नहीं करना, स्ट्रगल, जब आप राजेश जी, स्ट्रगल अभी भी कर रहे हैं हम लोग। अच्छा। आप तो जानते हो पिछले 2 साल से हम लोग घर बैठे हैं। और ये कोविड के वजह से, यू नो, ऑल दी performances have been stopped. We are not traveling anywhere. There is no, the auditoriums are closed. No music at all. जो हम लोग कर रहे हैं वो घर पे बैठ के उसको म्यूजिक को एंजॉय कर रहे हैं, सुन रहे हैं। लेकिन ये परफॉर्मेंसेस हो ही नहीं रही हैं। और मैं आपको बताऊं, मेरी तो ठीक है, मैं एक उसको मैनेज कर रहा हूँ कैसे भी। लेकिन हमारे यहाँ कुछ कुछ ऐसे म्यूजिशियंस हैं, कुछ हमारे जो साथी हैं, जिनके पास जो who are totally dependent on music for their income, they are really struggling. They are really struggling. So, you know, it is a difficult time for everyone. मैं समझ सकता हूँ बिल्कुल, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है जिसमें प्रश्न इसी से रिलेटेड है कि कैसे जो है, अगर एक डिप्रेसिव स्टेट है ना, और एक अभी सफल असफल की बात तो नहीं है कि जब आप एक स्ट्रगल कर रहे हैं तो कैसे मैनेज करते हैं, कैसे उसको बैलेंस कर पाते हैं इस स्ट्रगल को। इस स्ट्रगल को देखिए, ये आप जैसे बोल रहे हो, फ्रस्ट्रेशन तो आती है कभी। एंड कभी कभी होता है कि मैं आपको बताऊं, बहुत से मैं किसी को मिलने गया था, यानी उनका नाम नहीं लूंगा मैं, जिसको मैं कम से कम, उन्होंने मुझे 8 घंटे बिठा के रखा। 8 घंटे, कैन यू इमेजिन, 8 hours आई सैट टू मीट हिम।
एंड उसके बाद भी मेरा काम नहीं हुआ, तो इट वाज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। ऐसे सिचुएशंस आते हैं लाइफ में, और कभी कभी आप मेहनत करो और आखिरी वक्त में वो कैंसिल हो जाती है और वो वर्कआउट नहीं होता। आप कुछ आप सोच के चलते हो, आप सोचते हो कि अगर हो जाए, अगर इस तरह से हो जाए, तो ये सब चीजें, तो इस तरह के जो कठिन जो परिस्थिति है, जो आप बोलते हो स्ट्रगल जो होती है, और एक फ्रस्ट्रेशन लेवल आने लगता है जब, तो मैं अपने आप को सरेंडर करता हूँ म्यूजिक के पास। म्यूजिक जो ऐसी चीज है जो आपको एक एक इस तरह से मुश्किल वक्त पे भी इट ट्राइज टू सेटल यू डाउन। एंड कुछ कुछ गाने जो हम सुनते हैं, जो हमारे जो दिग्गज लिरिसिस्ट हैं, जैसे मजरू साहब, साहिर साहब, हसरत जी, इन्होंने इस तरह से, या शैलेंद्र जी, इस तरह से इन्होंने ऐसे ऐसे गाने लिखे हैं, तो वो गाने जब हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि इट इज इट इज ए ट्रुथ, यू हैव टू फेस दिस इन योर लाइफ। अगर आप नहीं इसे फेस करें तो इसकी वैल्यू नहीं रहती। अगर आपको बैठे बैठे सब कुछ मिल जाए तो उसकी वैल्यू नहीं रहती। तो एक स्ट्रगल जो होती है, इट 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 एक्चुअली माउल्ड्स अ मैन, इट माउल्ड्स अ पर्सन, एंड उसकी एक पर्सनैलिटी अलग हो जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसीलिए तो इतना होने के बाद जब कुछ सफलता मिलती है तो उसका एक आनंद ही अलग कुछ और है ना। तो इसलिए तो एक कहावत है ना। और इस संदर्भ में तो बहुत कहावतें हैं, लेकिन जो फेमस है कि अगर आप गुड़ की मिठास को रियली समझना चाहते हो, आप गुड़ खाएं। और इसलिए सफल होना चाहते हैं, सफलता के टेस्ट को चखना चाहते हैं, तो पहले असफल हों, तभी जो आप सफल को समझ पाएंगे। बिल्कुल। और ये गलतियां हम लोग जो करते हैं, तो ऐसे लोगों को लगता है कि गलतियां, अरे यार गलती हो गई, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो गलती जो आपने की है, तो अगले टाइम, there is next time when you won't commit the same mistake. See, it helps you in improving your whatever your performances, your decisions. तो हर एक चीज उस गलती के ऊपर निर्भर रहता है, and it becomes easy for you to mold yourself the next time. So every time is you have the next time. एक एक चांस और एक होती है आपको, ऐसा नहीं कि खत्म होगी जिंदगी, है ना। इट इज ऑलवेज देयर, वी कैन ऑलवेज ट्राई अगेन। बिल्कुल सही कहा आपने कि कभी भी कोई लास्ट नहीं होता है। जैसा आपने बताया कि आपको 8 घंटा बैठा करके भी वो काम नहीं हुआ, तो 8 घंटा अपने आप में बैठना उस जगह पे आप जिनसे मिलने जा रहे हैं, है ना। और उस 8 घंटे में आपके और मन का ये मेंटली प्रिपेयर होके जाना, यानी आप सब तैयारी करके जाओ कि आपको क्या गाना है, क्या आपको बोलना है, और क्या उनको सुनाना है। इसके बाद बावजूद भी अगर वो आपको नहीं मिल पाए और उसके बाद निराश होके आपको लौटना है, तो ये आप मेंटल स्टेट किसी का भी देखिए आप, आई मेंटल थिंक इमोशनल, है ना, मेरी जिंदगी भावनात्मक। में दैट वाज द लॉन्गेस्ट वेटिंग पीरियड इन माय लाइफ। आई कैन नेवर फॉरगेट द डे। और आई एम श्योर कि सक्सेस उसी रेट से आपको मिलेगी, है ना। जब निश्चित रूप से। देखिए क्या है ना, एंड ऊपर वाला है, आई बिलीव इन गॉड, एंड ही इज ऑलवेज देयर, and somewhere that power is always there, is protecting not only me, it's protecting you also. राइट। Everyone in this country, everyone everywhere in this world, there is some power which is protecting everyone from some evil spirits, some evil thing which is going to happen. So I believe in that. So I hope for the well-being of everyone, and I pray for them. थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया श्रीकांत नारायण जी। रियली ऐसे व्यूअर जो इनको देख रहे हैं, एक चीज तो हमें सीखने को मिला कि आप सफल भी हो जाएं तो भी जो आपको 8 घंटा बैठना ही पड़ेगा। और उस 8 घंटे अगर आप इंतजार करेंगे किसी से मिलने के लिए, और उस 8 घंटे में आप कितने हजार और करोड़ भावना और विचार आपके मन में आएगा, और फिर आपके उत्साह को भी तोड़ेगा। लेकिन उसके बाद आप सफल भी नहीं हुए, लेकिन फिर भी आप उसको कैरी करें, है ना। और एक फिर अभी देख रहे, उसके बाद भी अभी मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, है ना, चेहरा खिल रहा है ना। तो ये एक सोच का ही है।
तो आप कभी भी ये ना सोचें कि लाइफ जो है खत्म हो गया, इसके बाद कुछ नहीं है। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, हर एक अपॉर्चुनिटी आती है और सफलता मिलता है। सो बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक यू आप सो सबों मच। का, आपका श्रीकांत जी, और आप सबों का भी कि आपने समय निकाला और इसको देखा, और इसको आप ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर श्रीकांत जी से कुछ भी पूछना हो, आप यहाँ पे लिखें, ताकि श्रीकांत जी भी रिप्लाई करेंगे। और अगर और कुछ सुनना हो तो भी लिखें। बिल्कुल, और जल्द ही हम लोग नेक्स्ट ईयर, इस साल तो अब खत्म होने को है, नेक्स्ट ईयर होपफुली कभी हम लोग मिलेंगे, ज़रूर ज़रूर मिलेंगे। जरूर जरूर, राइट? जर्मनी में मेरी बहुत इच्छा है आने की। एंड ज़रूर। जाते जाते मैं दो लाइन अपने सुनने वालों को, पूरे वर्ल्ड में जो सुन रहे हैं मुझे, और जर्मनी में खास जो सुन रहे हैं, एंड खास राजेश जी आपके लिए दो लाइन मैं डेडिकेट करना चाहूंगा प्लीज़। बिफोर आई क्विट। बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से, आप जैसे मेहरबा का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। थैंक यू वेरी बहुत-बहुत मच। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत थैंक यू, आपका भी एहसान है बहुत, धन्यवाद। थैंक यू राजेश जी, थैंक यू सो मच।